morning students, welcome once again in Eklavya International online classes. Previous video lecture में अपन ने ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट 4 इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने किया था. उसमें अपने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के और उनको अप्लाई किया था बहुत सारे थिंग्स पे, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स का सर्कुलेट होना, अर्थ के अराउंड मून या नेचुरल सैटेलाइट के अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का सर्कुलेट होना, और हर एक थिंग जो कि किसी हाइट से नीचे गिराई जाती है उनका अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होना. इन थिंग्स के बारे में जो अपन ने बेसिकली जो थियरी जनरेट की थी, जो कि सर आईसीटी न्यूटन ने हमें प्रोवाइड करी थी, वो ये थी कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. अट्रैक्शन फोर्स जो कि अर्थ की सरफेस से अप्लाई किया जाता है ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, और उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. आज जो अपन लेके जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आज का टॉपिक जो आपका है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्स के अंदर आपको कहीं पे भी आप देख सकते हो, सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है या टेरेस्ट्रियल बॉडी हो सकती है, या फिर छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, व्हाटएवर, कैसे भी हो, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा. और वो अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, जस्ट लाइक द सेम सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है. तो इसमें बात जो हम कर रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं. यूनिवर्सल मीन्स आपको पता ही है ऑल ओवर द यूनिवर्स, यानी हर एक जगह पर ये लॉ अप्लाई होगा. तो ये प्लैनेट्स पे भी अप्लाई होगा या फिर अर्थ की जो थिंग्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा. तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ कहा जा रहा है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली होता क्या, इस लॉ के अंदर आप किन्हीं भी दो थिंग्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. तो जब भी दो थिंग्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल masses of the object which you are taking. ठीक है. सेकेंड वन डिस्टेंस जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है. तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, एक को अपन ने उसके मास को शो किया हुआ है विद कैपिटल M, और सेकेंड के मास को अपन ने शो किया हुआ है विद स्मॉल m. ठीक है. दो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हुए हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, उनके मासेस को अपन ने ले लिया है. फर्स्ट वाले का मास आपने लिया है कैपिटल M, सेकंड वाले के मास को आपने शो किया हुआ है स्मॉल m. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मान लीजिए, डिस्टेंस को अपन ने शो किया हुआ है विद द d. अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक होगी, सेंटर पार्ट ऑफ द फोर्स वन टू दी सेकंड वन. फर्स्ट वाले के सेंटर से सेकंड वाले के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज d. इसे आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑब्जेक्ट्स. यानी यहां से लेकर जो इसका सेंटर है उसके सेंटर से लेकर दूसरे वाले के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी उसे आप क्या कहेंगे, d कहेंगे. ठीक है. तो इन दो चीजों के ऊपर आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिपेंड करेगा. देखिए कैसे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस पे. दो ऑब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हैं उन दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
कि स्मॉल m और कैपिटल M ये दोनों मासेस हैं ऑब्जेक्ट्स के। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए इस इक्वेशन को आप नंबर दे दीजिए 4 और इनकी जो डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है फोर्स के। यानी जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन जनरेट हो जाती है फॉर द अट्रैक्शन फोर्स व्हिच यू आर टेकिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, सेलेस्टियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिपेंड ऑन द masses of the both objects and second one depends on the distance between them। यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अपने एक साथ मर्ज कर लिया है, तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन आएगी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक न्यू इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को एक्सप्लेन करती है। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल सिंबल की, जिसको आपको हटाना होता है, और जब आप प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको हटाएंगे तो जो कांस्टेंट यूज करेंगे दैट विल बी कैपिटल G। क्या होगा वो? कैपिटल G। तो यहाँ पे रिमूव करना है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को और इक्वल का सिंबल लाना है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आपने हटाया तो आपको लेना पड़ा एक कांस्टेंट दैट इज G, कैपिटल G। यहाँ पे जो कैपिटल G आपने लिया है, ये कैपिटल G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसे आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये उसका कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो भी कैसा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको कैपिटल G निकालना है तो ये बेसिकली क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल G निकालना है तो इस वाली इक्वेशन को आप अप्लाई करिए और इस वाली इक्वेशन से आप इजीली G को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर जब आप कैपिटल G को निकालेंगे बेटा तो देखिए इस इक्वेशन से D मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपके F के, F इंटू हो जाएगा D स्क्वायर, और कैपिटल M और स्मॉल m आ जाएंगे आपके नीचे। ठीक है, तो कैपिटल G आपका इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अपन ने क्या कर लिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल दिया। अब देखिए ये जो कैपिटल G होता है इसकी अगर आपको यूनिट डिफाइन करनी हो कि कितनी किस तरीके से किस यूनिट के अंदर ये आप एक्चुअली इसको शो करेंगे, तो इसकी यूनिट इसे क्या कहा जाएगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसे कहा जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिट डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि इन सब की क्या क्या यूनिट्स हैं। कैपिटल F जैसे फोर्स कहा जाता है, आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है भाई, न्यूटन होती है। D डिस्टेंस आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने D लिया हुआ है, यहाँ D स्क्वायर है, तो आपको M का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर
kg में, स्मॉल m भी आएगा kg में, राइट। तो यहाँ पर आपके पास है 4 यूनिट्स। इन 4 यूनिट्स को अप्लाई करके यानी इस वाले फॉर्मूले में इनपुट करके आप कैपिटल G की यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी यूनिट निकलेगी। देखिए अगर इसकी यूनिट को अपन देखें तो किस तरीके से इसकी यूनिट आप डिफाइन करेंगे। देखिए बेटा, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ यूनिट्स इन द फॉर्मूला। देखिए कैपिटल G की यूनिट के लिए आपको पहले फोर्स की यूनिट रखनी है न्यूटन इनटू डिस्टेंस की यूनिट रखनी है दैट इज मीटर स्क्वायर, और फिर इन दोनों की यूनिट रखनी है kg इनटू kg। तो ये भी kg स्क्वायर हो गया, राइट, kg का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पर यूनिट आपकी आ जाती है कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का -2 कर लीजिए, या तो ये निकाल लीजिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कोई से भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई। देखिए ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया और किसने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, क्या नाम था उनका, हेनरी कैवेंडिश। ध्यान रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G की वैल्यू को कैवेंडिश इसकी वैल्यू को बताया था। हेनरी बी, जाहिर सी बात है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो होगी ही ना भाई, कांस्टेंट की वैल्यू होना कंपलसरी हो। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि डेफिनेट उसका अमाउंट होगा, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये किसने बताया, हेनरी कैवेंडिश ने इसे एक्सप्लेन किया और बताया कि इसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू होती है जिसे कहा जाता है, जिसका अमाउंट कितना होता है 6.673 into 10⁻⁻11, और यूनिट तो आपको बताइए क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो पर kg स्क्वायर लिख सकते हो या फिर kg -2 भी लिख सकते हो। तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ गई जो किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ये कांस्टेंट वैल्यू है किसकी, आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितनी होती है, 6.673 into 10⁻⁻11। देखिए जब कैलकुलेशन आप करते हो तो कैलकुलेशन में नॉर्मली आप 6.7 भी लिख लेते हो, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है वो 7 यानी मोर देन 5 है ना, तो उसको राउंड फिगर में आप क्या ले जाते हो, 6 को कितना ले जाते हो, 7 ले जाते हो। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आप अगर 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में इसको कई जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, -11 6.673 ना लेकर 6.7 into 10⁻⁻11 को अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन ने देखा कि जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो अपन ने फॉर्मूला जनरेट किया वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके दोनों की डिस्टेंस जो होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब ये अपन जनरेट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है फोर्स की, F = यानी आप पहले प्रोपोर्शनल रखेंगे उसको फिर इज इक्वल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जब प्रोपोर्शनल में रखेंगे तो F विल बी प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू आर टेकिंग, एंड डी, व्हाट इज द डी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपके पास आया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम कैपिटल एम स्मॉल एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डी स्क्वायर। तो आपके पास आया एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाया और सिंबल को आपने हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको यूज करना पड़ा, दैट इज द कैपिटल जी व्हिच इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कैपिटल जी की, मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकालनी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, then you will apply the formula which we already have found here by using the universal gravitational law। तो उससे जैसे ही आप उसको जनरेट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब आपको यूनिट अगर निकालनी है कि कौन सी यूनिट के अंदर आपका कैपिटल जी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी यूनिट में आपको ये मिलेगा, तो सबसे पहले आपको हर एक जो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की है फॉर्मूले में उनकी सबके यूनिट्स को आपको पहले मेमोराइज करना पड़ेगा कि क्या क्या यूनिट्स थी। तो आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस को आप किसमें मेजर करेंगे, मीटर में या किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पे मीटर में ही लेना होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि जाहिर सी बात है कि भाई आपको पता है कि प्लैनेट्स की अगर डिस्टेंस ले रहे हो तो आपको लाइट ईयर में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने पास तो होते नहीं है कि आप लीजिए भाई टेप ले लो और नाप लो, इतना तो होगा ही नहीं। तो लाइट ईयर में जब अपन निकालते हैं तो मीटर में ही क्या ली जाती है, डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन मीटर में ले रहे हैं जाहिर सी बात है कि डी स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए नीचे एम और एम दोनों का मास जो होगा वो केजी में ही होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद केजी स्क्वायर हुआ है। पर्टिकुलरली अपन ने केजी ही लिया है, कैपिटल एम का भी केजी लिया है यानी किलोग्राम लिया है, और स्मॉल एम का भी मास अपन ने क्या लिया है, किलोग्राम ही लिया है। ठीक है, तो आपके पास यूनिट्स हो गई न्यूटन, मीटर और केजी। ठीक है, अब उनको पुट कर दीजिए आपके फॉर्मूले के अंदर। तो जैसा कि अपन ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि कैपिटल जी विल बी इक्वल्स टू द एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स जस्ट लाइक न्यूटन इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी। तो आपका कैपिटल जी जो है वो उसका जो यूनिट निकलेगा वो आपके पास होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर डायरेक्टली पर लगाने की जरूरत है नहीं, केजी माइनस 2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से जब किसी भी यूनिट को ऊपर लेके आते हैं तो उसका जो पावर होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। ये तो आपको मैथमेटिक्स में बताया ही होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपन ने इसकी यूनिट को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये जो यूनिट आपने निकाली है उसके बाद इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने पर इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट तो तभी होगा जब उसकी पर्टिकुलर कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे ना। तो उन्होंने इसकी वैल्यू को डिफाइन किया और वो वैल्यू इन्होंने जो निकाली उसका अमाउंट कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि टेल द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी कितनी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कितनी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कि ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, मींस यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा
चाहे वो सेलेस्टियल हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, यानी अर्थ पे भी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होगा। ऐसे ही प्लैनेट्स के ऊपर भी डिफरेंट प्लैनेट्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उन पे भी, है ना, सन और मून अगर यानी सैटेलाइट्स वगैरह को या सेंटर को अप्लाई कर रहे हो सोलर सिस्टम के को, तो उन पे भी अप्लाई होगा। यानी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स अगर डिफाइन करना है, जैसे कि मून और अर्थ के बीच में अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स डिफाइन करना है तो भी ये अप्लाई होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मीनिंग ही क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए और उनके बीच का अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स निकालना है, देन यू विल अप्लाई दिस लॉ। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन से दैट if you are taking the attraction force between the two objects in the universe, then that force, कौन सा वाला, attraction force between the two objects, that force will be directly proportional to their masses and inversely proportional to the distance square। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर पे जो उन दोनों के बीच में पाई जा रही है, वो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हो गया। अब बात आती है कि क्यों स्टडी कर रहे हैं भाई, इतनी सारी चीजें क्यों स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ किस काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अनबिलीवेबल थिंग्स, जिनके पीछे ये एक्ट कर रहा होता है, जिनको अपन एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे थिंग्स के बीच में ये ग्रेविटेशनल लॉ एक्ट कर रहा होता है और उनको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को इसकी नीड होती है। तो इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहली थिंग तो ये है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अर्थ से बाइंड होके रहती है। जैसे कि अपन खड़े हुए हैं अर्थ के ऊपर, तो एक तरीके से जो अट्रैक्शन फोर्स अर्थ और अपने बीच में लग रहा है वो अर्थ से अपने को बाइंड कर रहा है ना, अर्थ की तरफ अपने को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ से जो थिंग्स को बाइंड करने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला इंपॉर्टेंस या पहला एक्सप्रेशन आप अगर देंगे तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये पहला इसका इंपॉर्टेंस हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंस आप क्या कह सकते हो कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट सर्कुलेट कर रहे हैं या प्लैनेट्स के अराउंड जो उनके सैटेलाइट्स सर्कुलेट कर रहे हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं, इसी लॉ को अप्लाई करके आप बता सकते हो कि उसके पीछे भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किए जाने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज द सिमिलर टू द फोर्स व्हिच इज अप्लाइंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स एज वेल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, थर्ड थिंग की बात करें कि जैसे कि मून की बात कर ले, एग्जांपल अगर अपन ले, जैसे मून है वो अर्थ के सराउंड के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो पहला अपन ने देखा कि अर्थ से जितनी भी थिंग्स होती है वो बाइंड किसकी वजह से, उसका इंपॉर्टेंस, उस फिनोमिना को अपन किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्थ की साथ बाकी सारी जो थिंग्स बाइंड्स हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। दूसरा, सन के साथ प्लैनेट्स का अटैच्ड होना। थर्ड, प्लैनेट्स का सैटेलाइट्स के साथ, जैसे एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, अर्थ के साथ मून का सर्कुलेशन। और फोर्थ, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था सी टाइड्स के बारे में कि सी का जो लेवल होता है वो ऊपर उठता है फिर नीचे चला जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन एंड एज वेल अर्थ एंड मून। ठीक है, यानी दो अट्रैक्शन फोर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स अर्थ और सन के बीच में जो लग रहा होता है वो वाला अप्लाई हो रहा होता है और दूसरा एक जो अर्थ और मून के बीच लग रहा होता है वो अप्लाई हो रहा होता है। तो रीजन ऑफ द टाइड्स, बेसिकली किस इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, रीजन बिहाइंड द टाइड्स। सी के अंदर जो टाइड्स का जनरेशन होता है, टाइड्स जो बनती है, उनके पीछे का रीजन भी
आप किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो आज जो अपन ने एक्सप्लेन किया वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जी की वैल्यू किस तरीके से, यूनिट को किस तरीके से डिफाइन किया है अपन ने, किस तरीके से निकाला है। दूसरा, जी की वैल्यू किसने दी थी और कितनी दी थी वो भी आपको ध्यान रखना है। और लॉ कैसे अप्लाई होगा, पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो, जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट यू विल टेक द मासेस ऑफ दैम एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर आपको डिफाइन करना है, देन यू विल डिफाइन इट एज अ इट इज अप्लाइड फोर्स which will be directly proportional to their masses and inversely proportional to their distance square। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के। तो आई होप कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा फ्री फॉल। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि फ्लोटेशन वाला पार्ट तो आपके कट हो चुका है। तो फ्लोटेशन अगर कट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि फ्री फॉल बच गया आपका सिर्फ, और फ्री फॉल के बाद कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद मास और वेट, यानी अप्रॉक्स 2 या 3 वीडियोज हो रहेंगे, यानी अप्रॉक्स 4 to 5 वीडियोस के अंदर आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर रहेगा 11 और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती थी कि केमिस्ट्री का सिलेबस अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, तो उसका रिवीजन लेना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप स्टडी कर रहे होंगे, तो उसको फिर से रिवाइज करना होगा। तो मैं एक वीडियो केमिस्ट्री का भी डालती रहूँगी, तो उसको भी कंसिडर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।